हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये देखिए, ये पूरी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर 7 है, हालांकि करंट पे बेस्ड है। तो मैंने कल एक तरीके से पोल किया था, तो मुझे अच्छी खासी मात्रा में ये उसके वोट प्राप्त हुए कि हाँ, इस टेस्ट सीरीज को करा दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बन पनीर, ठीक है, कम्बम पनीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से? ऑप्शन है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी असम या डी तमिलनाडु। तो देखिए, बात करें अगर आपको, तो ये हाल ही के करंट अफेयर है अपने। तो तमिलनाडु के कम्बम अंगूर, जिसे हम कम्बम पनीर थ्राचाई के नाम से भी जानते हैं, उसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और यह तमिलनाडु में उगाए जाने वाले 100% अंगूरों में से 85% का हिस्सा रहता है। और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कम्बम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? ऑप्शन है जापान, बी चीन, सी भारत या डी कंबोडिया। अगर बात करें तो 20 और 21 अप्रैल को भारत द्वारा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की गई। इसमें बौद्ध धर्म और शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता एवं नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, बौद्ध तीर्थ यात्रा, जीवित विरासत और बुद्ध अवशेष जैसे विषय शामिल है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में? तो ये हो जाएगा आपका प्यारा भारत, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें ये मत सोचिएगा केवल अप्रैल के करंट अफेयर होंगे, नहीं, इसमें पूरे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर, ये पूरी टेस्ट सीरीज ही करंट अफेयर की है। तो इम्पोर्टेंट है, वैसे पूरी टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिएगा, सारे क्वेश्चन देखिएगा, तो ही आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन भी हमारा क्या कह रहा है कि किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने अ हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया? ऑप्शन है गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। हम बात करें अ हेल्प की, अकॉर्डिंग एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। हेल्प जो है आपका ये प्रोग्राम समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता है जो पशुपालकों को ऋण प्राप्त करने में यह प्रदान करने में, स्थानीय विभागीय कार्यों में पशु चिकित्सकों की सहायता करने आदि में शामिल है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह पुल झेलम नदी पर 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। सेकेंड, यह महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। थर्ड, इस योजना को मार्च 2002 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है, उपयुक्त में से कौन सा से सही है? यह है ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर में अंजी नदी, चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल के मई 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। कटरा और रियासी स्टेशन के बीच अंजी पुल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में पड़ता है और यह महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आपके सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अंजी नदी जो चिनाब की सहायक नदी, इसलिए आपका ऑप्शन ही गलत हो जाता है, झेलम नदी पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के हाल ही में खबरों में देखा गया उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। पाया जाता नहीं, यहाँ पर होना चाहिए पाया गया, ठीक है, कोई नहीं, मिसप्रिंट है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया था और यह शिलालेख आपका परांतक चोल फर्स्ट 907 से 953 AD के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उत्तर मेरूर में वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी से स्थानीय शासन की प्रणाली का खुलासा करने वाले विवरण अंकित है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कि ये आपका कहाँ पर? तो ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुजी पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत द्वारा किस देश में बनाया गया? ऑप्शन है बांग्लादेश, बी मोजाम्बिक, सी वियतनाम या डी म्यांमार। बात करें अगर बुजी ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष एस्पेरांक बियाज के साथ भी बैठक की। इसे मोजाम्बिक में भारत द्वारा 132 किलोमीटर टिका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरे देश में बनाया गया है
और भारत के द्वारा बनाया गया है। मोजाम्बिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप करंट पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे भारत का पहला कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन है केरल, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें जल बजट के बारे में तो केरल की राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है, जिसका उद्देश्य संसाधनों के उचित उपयोग और अपव्यय की रोकथाम के माध्यम से राज्य में पानी की कमी को दूर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा केरल। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हाल ही में खबरों में देखा गया मांस उत्पादन के लिए कोशिका संवर्धित तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पशुधन उत्पादन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कह रहे प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाने वाला मांस एक संभावित समाधान व विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिंगापुर एक ऐसा देश है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपने पढ़ लिया, सेकंड भी पढ़ लिया कि पारंपरिक मांस उत्पादन विधियों की तुलना में कोशिका संवर्धित मांस के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। थर्ड, सिंगापुर ऐसा पहला देश था जिसने वर्ष 2020 यानी 2020 में वैकल्पिक मांस की बिक्री को मंजूरी दी थी। तो कह रहे उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या डी कोई भी नहीं। यूपीएससी इसी तरीके से विकल्प बनाने लगा है, पीसीएस भी एक दो क्वेश्चन में बनाता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए बात करें अगर संवर्धित मीट की तो लैब ग्रोन मीट, जिसे आधिकारिक तौर पर कोशिका संवर्धित मीट के रूप में जाना जाता है, उस मीट को संदर्भित करता है जो जानवरों से प्राप्त पृथक कोशिकाओं का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। इस तरीके से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है, यानी कि केवल दो। तो केवल दो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई। ऑप्शन है दिल्ली, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। बात करें अगर कि वोट फ्रॉम होम की पहल जो शुरुआत की गई तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है। इस प्रक्रिया को लगभग 8,900 व्यक्तियों द्वारा चुना गया जो 80 वर्ष से अधिक आयु के थे। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो आने में वोट डालने में उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, तो उसी के तहत ये पहल शुरू की गई और बहुत ही अच्छी पहल है ना। तो बी ऑप्शन है आपका कर्नाटक। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे तो कुछ निगेटिव भी होंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्री के पर्पज से तो नहीं, लेकिन जब आपका प्री हो जाएगा तो मेंस के पर्पज से, क्योंकि अगर कोई नई पहल है और अच्छी खासी है और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई गई तो मे भी उससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो लोग बना सकते हैं, है ना। प्रीलिम्स में फिलहाल उन्होंने पहल के बारे में बात की है, मेंस में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। चलें, ये नेक्स्ट है कि भारत की पहली जल मेट्रो का हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी केरल। बात करें तो देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल के कोच्चि में शुरू हुआ। वाटर मेट्रो फेरी ने व्याटिला कगनाड मार्ग पर अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित मेट्रो परियोजना को 2 मार्गों पर 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं चलाई जाएंगी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रहा कोलिस्टिन क्या है। ऑप्शन ए आक्रामक प्रजाति, बी वायरस, सी जीवाणु या डी एंटीबायोटिक दवा। तो देखिए कोलिस्टिन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग अति संवेदनशील ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के कारण होने वाले जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई तो इसको खा लिया, नहीं, अंतिम उपाय के रूप में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंटीबायोटिक दवा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित हुई वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 जारी किया जाता है। सेकेंड, वैश्विक दास्ता सूचकांक आपका 2023 के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आधुनिक दास्ता में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसके उपयुक्त में हमें कथनों का चुनाव करना। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो वॉक फ्री फाउंडेशन की एक नई रिपोर्ट वैश्विक दास्ता सूचकांक यानी कि द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 वैश्विक स्तर पर आधुनिक दास्ता के बढ़ते प्रचलन पर प्रकाश डालती है। ऐसी स्थितियों में रहने वाले लोगों की संख्या 50 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 25% की व्यापक वृद्धि देखी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सेकेंड भी आपका यहाँ पर सही है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं,
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मिर्चा चावल यानी मिर्चा राइस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी बंगाल, सी बिहार या डी उत्तर प्रदेश। बात करें तो बिहार के पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल या मिर्चा राइस को हाल ही में जीआई टैग मिला है। चूंकि इस चावल का आकार काली मिर्च जैसा दिखता है, इसलिए इसे मिर्चा चावल या मिर्चा राइस के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बिहार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन है मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी लद्दाख या डी लक्षद्वीप। बात करें यहाँ पर तो राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। यह यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रदेश के बेसिक माध्यमिक उच्च एवं तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन इस स्वायत्त आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बात करें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं आपके अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान की। इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा एवरग्रीन लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। लेकिन नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रहा एवरग्रीन लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, यह एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त लोन देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। सेकेंड, हमने बात की कि एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकते हैं। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। हम बात करें अगर एवरग्रीनिंग लोन के बारे में तो जो भी ऋण का एक रूप है, यह एक उधारकर्ता को वर्तमान में प्राप्त ऋणों को चुकाने में असमर्थ है को नए या अतिरिक्त ऋण देने का एक तरीका है जिससे गैर निष्पादित अस्थियों यानी कि एनपीए या बैड लोन की वास्तविक स्थिति को छुपाया जाता है। अतः कथन एक आपका यहाँ पर सही है। एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकते हैं और दबाव युक्त परिसंपत्तियों की पहचान और उनके समाधान में देरी कर सकते हैं। तो कथन सेकंड भी सही है। ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में आया? क्योंकि ये है एवरग्रीनिंग लोन। अब एवरग्रीनिंग क्या है तो वो हमने पढ़ लिया, इसलिए ये क्वेश्चन करंट में चर्चा में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा मेलोलोंथा अरुणाचलेसिस किस प्रजाति से संबंधित? ऑप्शन है मछली, बी तितली, सी हिमालयी तहर या डी भ्रंग। बात करें अगर इसकी थोड़ा सा अलग नाम है तो देखिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भ्रंग यानी बीटल की दो नई प्रजातियां पाई गई हैं और उन्हें मेलोलोंथा लाचुगेसिस और मेलोलोंथा अरुणाचलेसिस नाम दिया गया। भारत में 127 साल बाद जीनस मेलोलोंथा में भ्रंग की इन दो नई प्रजातियों की खोज की जिससे भारतीय प्रजातियों की कुल संख्या 12 हो गई है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भ्रंग। लेकिन ये आपकी दो जगह में पाया गया है। अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की जगह पूछेंगे क्योंकि ये दो जगह पाया गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में, तो दोनों का अलग अलग नाम रख दिया गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं कि किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया? ऑप्शन है भारत, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया या डी रूस। बात करें अगर यहाँ पर तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी यूएन स्टैटिकल कमीशन अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जापान के शिगेरू कावासाकी इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत को हाल ही में 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यक्रम के लिए चुना गया। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम बहुत जरूरी है, शिगेरू। ठीक है, शिगेरू कावासाकी, तो याद रखना आप। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा? ऑप्शन है नासा, बी ईएसए, सी इसरो या डी सीएनएसए। बात करें अगर आपका गया मिशन की तो ये ईएसए की परियोजना मिल्की वे के गठन और इसकी वर्तमान प्रगति को समझने का प्रयास करती है। इस मिशन के डेटा के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्लैक होल के एक नए परिवार की खोज की है।
ये दोनों ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीब माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ESA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहा फौकाल्ट पेंडुलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, फौकाल्ट पेंडुलम नए संसद भवन में लगाया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित वैज्ञानिक जांच एवं सोच की भावना को प्रदर्शित करता है। सेकेंड, यह पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग है। तो कह रहे हैं ऑप्शन है हमारा कि उपर्युक्त कथनों में से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो नई संसद भवन में फौकाल्ट पेंडुलम भी वैज्ञानिक जांच और वैज्ञानिक सोच की भावना को प्रदर्शित करता है जो आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में निहित है, अतः कथन एक सही है। पेंडुलम में एक बाहरी बॉब होता है जो छत में एक निश्चित बिंदु से लंबे मजबूत तार के अंत में निलंबित होता है। जैसे ही पेंडुलम घूमेगा तो पेंडुलम और घूमती हुई पृथ्वी के बीच सापेक्ष गति के पेंडुलम के समय इन्होंने बोला धीरे धीरे अपना अभिविन्यास बदलता हुआ प्रतीत होता है। फौकाल्ट पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग है, अतः कथन 2 भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, सॉरी, कौन सा सही नहीं है ये बताना था, तो दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हाल ही में खबरों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है। ऑप्शन ए उपग्रह, बी मिसाइल, सी वायरस या डी मैलवेयर। तो बात करें अगर आपके रैकून स्टीलर की, तो एक सूचना चोरी करने वाला मैलवेयर है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल IT विभाग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित भारत सरकार की 8 संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंसमवेयर हो गया, मैलवेयर हो गया, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं ना जब से डिजिटल युग बढ़ा कि बहुत मतलब कि नुकसानदायक है। तो ये करंट में इसलिए चीज़ें आई क्योंकि इसमें स्पेशली किनको अपना निशाना बनाया गया, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बनाया गया है ना, और इनके साथ में 8 संस्थाओं को भी बनाया गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहा खरगोश रक्तस्रावी रोग किस देश में प्रचलित है। ऑप्शन है कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राजील या डी न्यूजीलैंड। बात करें तो खरगोश रक्तस्रावी रोग वायरस आपका एक संक्रामक और घातक वायरस हेपेटाइटिस है जो वयस्क पालतू और जंगली खरगोशों को प्रभावित करता है। खरगोश मध्य ओटांगो, सेंट्रल ओटांगो के दक्षिणी क्षेत्र की जैव विविधता और कृषि को खतरे में डाल रहे हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करें प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ऑप्शन है नासा, बी ESA, सी जॉक्सा या जाक्सा, डी CNSA। ठीक है, तो बात करें अगर आपका तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन 2024 में इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा। इसके 2 उपग्रह सूर्य के कोरोना और आसपास के वातावरण का अध्ययन करेंगे। 340 किलोग्राम के अंतरिक्ष यान को PSLV द्वारा 19.7 घंटे की कक्षीय अवधि के साथ पृथ्वी की उच्च कक्षा में तैनात किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर ये ESA का यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है तो इसे इसरो क्यों लॉन्च कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको हो जाएगा ESA का ये है, क्योंकि कई बार बहुत सारे देशों के उपग्रह को भारत लॉन्च करता है, तो इसलिए ये भारत में जारी हुई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह UN हैबिटेट द्वारा जारी किया गया था। सेकंड, यह वर्ष 2023 संस्करण में स्वीडन के गोथेनबर्ग को पहले रैंक के साथ सबसे रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया। थर्ड है आपका कि बंगलुरु जो है भारत का एकमात्र शहर है जिसने शीर्ष 100 में स्थान बनाया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करें, आपको इस ऑप्शन से भी पता चल गया होगा कि ये सही नहीं है। द इकोनॉमिस्ट, अगर हम बात करें तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में 6 स्थान प्राप्त किया। तो फर्स्ट और सेकेंड यहीं पर ये आपका गलत हो गए। भारतीय शहरों में नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर तथा चेन्नई 144वें स्थान पर। इसके बाद अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147वें व 148वें स्थान पर है। अतः कथन 3 भी आपका यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका सही,
कि कोई भी नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि हाल ही में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट FLNAT किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बी न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, सी व्यावसायिक शिक्षा योजना, या डी राष्ट्रीय योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति। बात करें तो पहला फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट नाम मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिमिटेड प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस भुगतान बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च की? ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट्स बैंक, या डी NSDL पेमेंट्स बैंक। अगर बात की जाए तो हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा एयरटेल के सहयोग से लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर इसकी जगह पे दे दे कि एयरटेल के सहयोग से, तो ये एयरटेल के सहयोग से शुरू की गई हैं या लॉन्च की गई हैं, या IPPB ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन से बैंकिंग सेवा तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी फ्रांस, या डी सिंगापुर। तो अगर हम बात करें, देखिए अगर बात करें आपके स्लाइनेक्स 2023 अभ्यास की, तो ये आपके भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण है। यह आपका श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। तो बी हो जाएगा आपका श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित शब्द फोनॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ये कंपनी ऊर्जा के पैकेट हैं और इन्हें ध्वनि के क्वांटम समकक्ष माना जा सकता है। सेकंड कह रहे हैं कि फोटोन की तरह फोनॉन संभावित रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स में सूचना की इकाइयों के रूप में काम कर सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में, तो यहाँ पर कह रहे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अगर हम बात करें फोनॉन की, तो फोनॉन कंपन ऊर्जा के पैकेट है और इन्हें ध्वनि के क्वांटम समकक्ष माना जा सकता है। अतः कथन एक आपका सही है। फोटोन जो प्रकाश ऊर्जा के पैकेट है के समान फोनॉन संभावित रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स में सूचना की इकाइयों के रूप में काम कर सकते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सुर्खियों में रहा पॉम संडे किस धर्म से संबंधित घटना है? ऑप्शन ए इस्लाम, बी सिख धर्म, सी ईसाई धर्म, या डी जैन धर्म। अगर हम बात करें, पॉम संडे ईसाई धर्म का पर्व है जो ईस्टर से पहले रविवार को होता है और यह इस वर्ष 2 अप्रैल को मनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म से संबंधित है आपका पॉम संडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रयुइची सकामोटो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए, तो कह रहे हैं कि ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए व्यवसाय, बी खेल, सी राजनीति, या डी कला। हम बात करें अगर, तो रयुइची सकामोटो एक प्रसिद्ध जापानी संगीतकार और अभिनेता हैं। हाल ही में 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह एक संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेता थे जिन्होंने कला की विविध शैलियों को अपनाया। वह जापानी पॉप अग्रणी और ऑस्कर विजेता संगीतकार थे। डी हो जाएगा आपका यहाँ पर कला। किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो कला के क्षेत्र से। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ पे अभिनेता होता तो फिर अभिनेता आंसर आपका हो जाता। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रही वैभव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्टीम डायस्पोरा को भारतीय संस्थानों से जोड़ने हेतु समर्पित एक कार्यक्रम के रूप में किया गया था। सेकंड है कि स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय डायस्पोरा को संदर्भित करता है। एंड थर्ड कह रहे हैं कि फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों, अनिवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, भारत के प्रवासी नागरिक OCI हेतु उपलब्ध हैं जो सक्रिय रूप से अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हैं। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, या डी कोई भी नहीं। अगर बात करें तो वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्टेम डायस्पोरा को भारतीय संस्थानों से जोड़ने हेतु समर्पित एक कार्यक्रम के रूप में किया गया। अतः कथन एक सही है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सभी तीनों सही है। ठीक है, हमारा कि हाल ही में कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया? ऑप्शन नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, या डी नीदरलैंड। वैसे तो सिंपल है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा करंट में।
लेकिन करंट के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलता है। तो फिनलैंड आपका जो है नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया, जिससे रूस के साथ सदस्य देशों की सीमाओं की लंबाई दोगुनी हो गई है। फिनलैंड के शामिल होने को रूस के व्लादिमीर पुतिन के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। आपको पता है क्यों शामिल हुआ होगा? यह मान लीजिए वैसे भी कितनी वॉर चल रहे हैं, तो कितनी दिक्कतें चल रही हैं ना। यूक्रेन पर नाटो के विस्तार की शिकायत थी, मतलब यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले उन्होंने बार बार नाटो के विस्तार की शिकायत की थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है? ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी कोयला मंत्रालय, सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या डी बिजली मंत्रालय। बात करें तो पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की डेटा हेतु है। इसने महत्वपूर्ण संस्था है। हाल ही में इसने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र APM को खत्म करने के बाद तेल समन्वय समिति OCC को समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल PPAC नामक एक नया सेल बनाया गया। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मिशन यूथ, जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी लद्दाख, या डी गोवा। अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन की मुख्य पहल मिशन यूथ को हाल ही में इनोवेशन राज्य श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। खैर, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 यानी 810 विकसित किया? ऑप्शन है भारत, बी रूस, सी अमेरिका, या डी चीन। तो बात किया जाए यहाँ पर GRX 810 की, देखिए तो ये आपका नासा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है। यह एक निकॉर CR आधारित मिश्र धातु है। पारंपरिक पॉलीक्रिस्टलाइन Ni आधारित मिश्र धातुओं की तुलना में इसने 1000 गुना बेहतर क्रीप प्रदर्शन किया। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अमेरिका ने रूस को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्रागार जमा किया है। सेकंड कह रहे हैं कि भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार हुआ है, लेकिन यह अभी भी पाकिस्तान से पीछे है। हमें यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा सही? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे बोलते हैं सिप्री, ठीक है, क्योंकि सिप्री अपना इंस्टीट्यूट जो है ये अपना ईयर बुक जारी करता है। इसने खुलासा किया कि 2023 में इस दशक के अंत तक चीन द्वारा अमेरिका और रूस की भांति कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जाने की संभावना है। रूस के पास सबसे अधिक संख्या में परमाणु शस्त्रागार हैं। इसके बाद क्रमशः अमेरिका और चीन का स्थान है, जबकि अमेरिका ने रूस एवं फ्रांस के बाद सबसे अधिक संख्या में परमाणु शस्त्रागार तैनात किए हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, केवल सेकंड। देखिए ये भी यहाँ पर जो ये लाइन है इसको भी मैं क्लियर कर दूँ कि वैसे तो भारत के परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार हुआ है, जो वर्ष 2022 के 160 वाटर हेड से बढ़कर वर्ष 2023 में 164 वाटर हेड हो गया, और इसी अवधि में पाकिस्तान का वाटर हेड 165 से 170 हो गया। तो कथन 2 सही है, तो यानी कि ये वक्तव्य आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, या डी उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियानों का शुभारंभ किया है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? ऑप्शन है बांग्लादेश और किर्गिस्तान, बी अजरबैजान और तंजानिया, सी म्यांमार और सूडान, एंड डी अजरबैजान और ताजिकिस्तान। करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया। वे अपने क्षेत्रों में एनोफिलीज मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने में सफल रहे हैं। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में एक नया संविधान अप्रैल 2023 पर जनमत संग्रह कराया? ऑप्शन है किर्गिस्तान, बी अजरबैजान, सी उज्बेकिस्तान, या डी ताजिकिस्तान। देखिए अगर बात की जाए
तो उज्बेकिस्तान ने 30 अप्रैल को एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया और यह संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु लोकतांत्रिक कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर संसद की शक्तियों के विस्तार तक के नए नियमों को स्थापित करता है। तो सी हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू की गई हिरोशिमा एआई प्रोसेस HAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, इसकी शुरुआत जापान में वर्ष 2023 G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। नेक्स्ट है ऑप्शन कि यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के सहयोग से काम करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें हिरोशिमा एआई प्रोसेस की तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों।